नमस्कार। जब हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है बहुमत का शासन। लेकिन क्या सच में यही लोकतंत्र है? सोचिए, क्या कोई भी सफल लोकतंत्र सिर्फ मेजॉरिटी की इच्छा पर चल सकता है? या फिर उसकी असली पहचान इस बात में है कि वो हर आवाज को, हर समूह को अपने साथ लेकर चले, चाहे उनकी भाषा, संस्कृति या धर्म कुछ भी हो? आज हम इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है ना? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार में, जिसे हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग। आखिर कैसे ये तय किया जाए कि कोई एक ग्रुप दूसरे पर हावी ना हो, और कैसे देश की एकता को बनाए रखा जाए? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम दो लोकतांत्रिक देशों की कहानियों को देखेंगे। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। दोनों ही देशों में डाइवर्सिटी या विविधता थी, लेकिन उसे संभालने के लिए उन्होंने जो रास्ते चुने वो बिल्कुल अलग थे। आइए देखते हैं कि उनकी यात्रा हमें क्या सिखाती है। तो ये हैं बेल्जियम और श्रीलंका। देखने में दोनों छोटे देश हैं, लेकिन दोनों के सामने चुनौती एक जैसी थी, अपने देश में मौजूद भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संभालना। इनकी कहानियां हमें बहुत साफ साफ दिखाएंगी कि सत्ता को साझा करने या ना करने का फैसला किसी भी देश के भविष्य को कैसे बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। पहले बात करते हैं बेल्जियम की। देखिए, यहाँ की जो जातीय बनावट है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। देश की कुल आबादी में से करीब 59% लोग डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं और बाकी बचे 1% लोग जर्मन बोलते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो संख्या में तो कम थे, लेकिन ज्यादा अमीर और ताकतवर थे, और इसी वजह से डच बोलने वाले लोगों के मन में धीरे धीरे नाराजगी बढ़ने लगी थी। अब दूसरी तरफ श्रीलंका की स्थिति को देखते हैं। यहाँ का हिसाब किताब बिल्कुल अलग था। यहाँ सिंहली भाषा बोलने वाले लोग 74% की जबरदस्त मेजॉरिटी में थे, जबकि तमिल भाषा बोलने वाले सिर्फ 18% थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक असंतुलन था। मतलब एक ग्रुप बहुत बड़ा और दूसरा बहुत छोटा, और इसी ने वहाँ एक बहुत अलग तरह की राजनीति को जन्म दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारे सामने दो देश हैं, दोनों में भाषाई विविधता की चुनौती है, लेकिन एक ने चुना समझदारी का रास्ता और दूसरे ने अपनाया बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता। अब हम ये देखेंगे कि इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलने के नतीजे कितने अलग और कितने गहरे हुए। देखिए, 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका की सरकार ने बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया। उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिनसे सिंहली समुदाय का दबदबा कायम हो। 1956 में एक कानून पास हुआ, सिंहला ओनली एक्ट, जिसने सिंहला को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटीज और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इन सब नीतियों ने तमिल लोगों के मन में परायेपन की भावना भर दी, और यही चिंगारी आगे चलकर एक भयानक गृह युद्ध में बदल गई। तो ये होता है बहुसंख्यकवाद। ये एक ऐसी सोच है जो मानती है कि जिस समुदाय की आबादी ज्यादा है वो देश पर अपनी मर्जी से शासन कर सकता है, भले ही इसके लिए उसे माइनॉरिटी की इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज क्यों न करना पड़े। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है, और इसी सोच ने श्रीलंका को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। अब देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया। उन्होंने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार बदलाव किए। क्यों? सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि देश में हर किसी को लगे कि ये देश उसका भी है। उन्होंने तय किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। राज्य सरकारों को ज्यादा पावर दी गई, और तो और भाषा और संस्कृति जैसे मामलों के लिए एक अलग ही तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी। ये वाकई में एक बहुत ही अनोखा और समझदारी भरा मॉडल था। और बेल्जियम की इसी समझदारी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि आज बेल्जियम एक शांत और एकजुट देश है, इतना सफल कि उसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बनाया गया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब कोई देश अपने सभी समुदायों को सम्मान देकर साथ लेकर चलता है तो वो कितनी तरक्की कर सकता है। तो अब अगर हम दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है समझदारी, जिसने सभी के हितों का सम्मान किया और देश में एकता और शांति लाई,
और दूसरी तरफ है बहुसंख्यकवाद, जिसने मेजॉरिटी का दबदबा थोपा और देश की एकता को ही खतरे में डाल दिया। इन दो कहानियों का सबक बहुत गहरा और एकदम स्पष्ट है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हम इस सवाल के और मूल में जाते हैं कि आखिर पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसके पक्ष में दो तरह के कारण दिए जाते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। देखिए, इसके पीछे दो तरह के तर्क हैं। पहला है युक्तिपरक कारण, जिसे हम प्रैक्टिकल रीजन भी कह सकते हैं। ये तर्क बहुत सीधा है। जब सत्ता साझा की जाती है तो अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। इससे देश में स्थिरता और शांति बनी रहती है। दूसरा है नैतिक कारण, यानी मॉरल रीजन। ये तर्क कहता है कि सत्ता की साझेदारी करना सही है, क्योंकि यही लोकतंत्र की असली आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोगों की भागीदारी हो और हर नागरिक को ये महसूस हो कि सरकार में उसकी भी आवाज सुनी जा रही है। इस बात पे जरा गौर कीजिए। ये एक बहुत ही गहरी बात है। यह हमें याद दिलाता है कि जब मेजॉरिटी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके माइनॉरिटी को दबाती है, तो ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही बुरा नहीं होता। लंबे समय में ये खुद मेजॉरिटी के लिए भी बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि ये देश की एकता को तोड़ देता है और उसका नुकसान आखिर में हर किसी को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, पर अब सवाल ये उठता है कि असल में इसे किया कैसे जाता है। आज के समय में मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर को कैसे बांटती हैं? चलिए सत्ता के बंटवारे के कुछ आम तरीकों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें क्या होता है कि सरकार की पावर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो कानून लागू करती है, और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो न्याय करती है। ये तीनों एक ही लेवल पर काम करते हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इसी सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, ताकि कोई भी एक अंग बहुत ज्यादा पावरफुल न हो जाए। दूसरा तरीका है वर्टिकल डिवीजन, यानी ऊर्ध्वाधर विभाजन। इसे संघवाद या फेडरलिज्म भी कहते हैं। इसमें सत्ता को ऊपर से नीचे अलग अलग लेवल्स की सरकारों में बांटा जाता है। जैसे पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार, फिर राज्यों के लिए राज्य सरकारें, और फिर उनके नीचे स्थानीय सरकारें, जैसे नगरपालिका या पंचायत। भारत इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तीसरा तरीका थोड़ा अलग है। इसमें पावर को अलग अलग सामाजिक समूहों, जैसे कि भाषाई या धार्मिक समूहों के बीच शेयर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उन्हें भी सरकार में सही प्रतिनिधित्व मिल सके। बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और हमारे देश भारत में कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं, वो भी इसी का एक रूप है। और फिर आता है चौथा तरीका, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग। देखिए, डेमोक्रेसी में हमेशा अलग अलग पार्टियों के बीच मुकाबला होता रहता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि पावर लंबे समय तक किसी एक हाथ में ना रहे। जब कोई एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती, तो गठबंधन सरकारें बनती हैं। ये पावर शेयरिंग का एक सीधा उदाहरण है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या सत्ता को साझा करना, पावर को बांटना किसी देश की कमजोरी है, या फिर यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है? बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों ने हमें दिखाया कि पावर शेयरिंग ही वो गोंद है जो एक विविधता भरे देश को मजबूती से जोड़कर रखती है। शायद एक लोकतंत्र की असली ताकत बहुमत के राज में नहीं, बल्कि हर किसी को साथ लेकर चलने की कला में है।